हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग अपना लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में बाबू हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे। ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पुस्तक जो था, फर्स्ट बुक जो था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फर्स्ट जो बुक था उसका 4 चैप्टर को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। ये बात सभी को पता होना चाहिए कि हमारा क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास है और इसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट ए चैप्टर 1 to 4 एक साथ मर्ज करके जितना भी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है सभी को हम समझा रहे हैं, सभी को बतला रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है, डीपली डिस्कशन चल रहा है सभी में, ठीक है। तो बाबू ये जो एमसीक्यूज था वो हम करवा चुके थे, वो कंप्लीट था। एमसीक्यू जो था वो कंप्लीट हो चुका था। हम लोग इसके आगे देखेंगे। हाँ, इसके पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन था 2 नंबर वाला, वो भी हमने करवा चुके थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 नंबर का जो प्रश्न आता है, 3 मार्क्स का जो होता है, इसको हम लोग देखेंगे। दिमाग में ये बात रखना, ये चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ही डिस्कशन होने वाला है। चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत प्रणाली क्या थी? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? ये कब पूछा क्वेश्चन है? 24 में पूछा क्वेश्चन है। अब इसको समझाने से पहले हम ये समझा देते हैं कि ये जो सोवियत प्रणाली, ये किसके बारे में पूछ रहा है? यूएसएसआर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सोवियत संघ का कार्य प्रणाली कैसा था, कब? कोल्ड वार के समय, जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कब से कब तक चल रहा? 45 से 90, 91 नहीं, 91 में यूएसएसआर का विघटन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ यूएसएसआर। बट यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कोल्ड वार का क्या टाइम पीरियड था, शीत युद्ध कब से कब तक चला था ये। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सोवियत प्रणाली क्या था, सोवियत का काम करने का सिस्टम, काम करने का प्रणाली, सोवियत संघ किस तरह काम कर रहा था, किस तरह वो वर्क कर रहा था, किस तरह वो युद्ध लड़ रहा था, उसका कार्य प्रणाली कैसा था, ये कहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और उसका जो ये जो कार्य प्रणाली है, ये तकरीबन जो 45 साल चला, जब तक शीत युद्ध चला, तो उस दरमियान किस तरह रहा। इसका जो शुरुआत हम लोग देखेंगे 1917 से होगी कि रूस में क्रांति होती है। 1917 के समय 1917 में जो क्रांति होती है, उसके बाद से यहाँ पे कहानी शुरू होती है। बाकी ये जो सोवियत प्रणाली जो है, ये काम करना शुरू किया है यहां से, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का कार्य प्रणाली कैसा था ड्यूरिंग कोल्ड वार। यहाँ पे बोल रहा है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको बोलते हैं क्या, यूएसएसआर, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। अभी इससे एक बात समझ में आ रहा है, अभी भारत में कैसी प्रणाली है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र है। सोवियत संघ में कैसा था? समाजवादी, सोशलिस्टिक। कैसा था? सोशलिस्टिक, समाजवादी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1917, कब? 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद। अब बोले सर आप रूस की क्रांति बताए थे, यहाँ पे समाजवादी क्रांति कैसे आ गया? तो रूस में ही तो समाजवादी व्यवस्था था ना, इसलिए उसको एक और नाम क्या बोला गया? समाजवादी क्रांति। तो समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में ये आता है, कौन आता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। फिर से एक यहाँ पे एक बेहतर टर्म, कंडीशन, एक जानकारी साझा हो रहा है कि यूएसएसआर जो है ना, सोवियत संघ में जिसको हम लोगों ने पढ़ा सोवियत संघ, या फिर कोल्ड वार के समय जिसको हम लोगों ने पढ़ा, ये कब अस्तित्व में आया? 1917। अगर फिर से हम क्वेश्चन कर दे कि सोवियत संघ का मतलब सोवियत संघ कब अस्तित्व में, उसका कब अराइज हुआ, तो वो 1917 के समय आता है। कब? रूस की क्रांति के समय। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में की गई थी। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति। 1917 का जो था ना क्रांति, वो किसके खिलाफ किया गया था? पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक, पूंजीवादी। अब पूंजीवादी व्यवस्था भी हम समझाए थे, पूंजीवादी व्यवस्था क्या होता है। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी व्यवस्था को कौन लीड कर रहा था? अमेरिका। आगे बोलता है, और समाजवाद के आदर्शों और साम्यवादी समाज की आवश्यकताओं से ये क्या था? प्रेरित था, इंस्पायर था। ये इंस्पायर किससे था? समाजवादी व्यवस्था से। किससे इंस्पायर था ये? समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी समाज से। आगे यहाँ पे एक और टर्म बोलता है कि यह क्रांति वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में था। ये कौन सा क्रांति? 1917 वाला जो क्रांति हुआ था वो किसके विरोध में था? पूंजीवादी व्यवस्था
कैपिटलिस्टिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक सिस्टम हम समझाए थे कि ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी जो प्रणाली होती है, उसमें समाज के जो सबसे बड़े या धनी वर्ग जो होते हैं ना, उनका दबदबा होता है समाज में, और जो निचला वर्ग होते हैं, छोटे वर्ग जो होते हैं, उनको दबाया जाता है। इसलिए ये जो साम्यवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति जो हुआ था, वो समाज के बड़े वर्गों के खिलाफ हुआ था। कहने का अर्थ क्या निकल रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। तो फिर से समझ लेना, सोवियत प्रणाली क्या था? सोवियत संघ जो है वो 1917 के समय अस्तित्व में आता है। पहला पॉइंट याद रखना इसमें, कौन सा पहला पॉइंट? वो 1917 के समय अस्तित्व में आता है, जब रूस में, मतलब सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति होती है। इसी को हम बताए थे बोल्शेविक क्रांति, पहले समझाए थे। बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति, समाजवादी क्रांति, तीनों नाम से इसको बोल सकते हैं, तीन तरह का नाम। पहला। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है सोवियत प्रणाली में? सोवियत प्रणाली में ये याद रखना है कि सोवियत प्रणाली का जो पहला काम जो था, सबसे प्रमुख जो काम था, और ये जो क्रांति जो हुआ था, वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। किसके खिलाफ? कैपिटलिस्टिक सिस्टम के खिलाफ। ये कुछ दो पॉइंट याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? नई विश्व व्यवस्था क्या है? व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड सिस्टम, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर की जगह सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये कब कब पूछा है? 16 में भी, 22 में भी और 23 का ये क्वेश्चन है। तीनों में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नई विश्व व्यवस्था। कैसी? नई विश्व व्यवस्था। तो ध्यान रखना, नया विश्व व्यवस्था कब बना? 1990 के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, तो 1991 में, 1991 में कौन सुप्रीम पावरफुल कंट्री कौन बनता है? यूएसए बनता है। क्योंकि यूएसएसआर क्या हो जाता है? वो हार जाता है, शीत युद्ध हार जाता है। वो शीत युद्ध में उसकी हार होती है, और शीत युद्ध में उसकी हार होने के बाद एक नया विश्व व्यवस्था कायम करता है अमेरिका। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नया विश्व व्यवस्था क्या था। यहाँ पे है कि नई विश्व व्यवस्था से आशय शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुए नए राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक ढांचों से, मतलब सामाजिक ढांचों से। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियो इको एंड पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स था, उसका उद्भव होता है, ये उत्पन्न होता है। आगे बोलता है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सोवियत संघ इन 1991, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुआ। अब किसी को यह डाउट नहीं होना चाहिए कि एक ध्रुवता क्या था और द्विध्रुवता क्या था। यूनिपोलर, बायपोलर हम समझाए थे लास्ट क्लास में। यूनिपोलर, बायपोलर, एक ध्रुव और द्विध्रुव, उसमें हम समझाए थे। अच्छा, अगर हम पूछे एक ध्रुव कब स्थापित हुआ? किसके हारने के बाद? तो जब सोवियत संघ हार जाता है, उसके बाद एक ध्रुव हो गया। अब कोल्ड वार के समय दो ध्रुव था, क्योंकि दो मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रीज था, दोनों का अलग अलग आइडियोलॉजी था, तो दोनों को लीड कर रहा था, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। उस समय द्विध्रुवीय था, मतलब जिसको बोलते हैं ये बाइपोलर। अगर हम पूछे यूनिपोलर कब था, एक ध्रुवीय कब हुआ, मतलब कब था, कब से स्टार्ट इसको मानते हैं? तो जब सोवियत संघ हार जाता है। सोवियत संघ हारा तो एक ही बचा, कौन बचा? अमेरिका। आगे बोलता है कि जिसमें अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बनकर क्या हुआ? उभरा। कब उभरा अमेरिका पावरफुल कंट्री बनकर? 91 के बाद, जब शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री बनकर उभरता है। उसके बाद ही तो वो विश्व व्यवस्था कायम करता है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही वही बचता है, सुप्रीम पावर। उसका जो कंपटीटर था वो तो हार गया, सोवियत संघ। आगे यहाँ पे कहता है कि इस व्यवस्था में लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्वीकरण, स्वतंत्र व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। यहाँ पे देखो 3-4 टर्म लिखा है, 3-4 टर्म लिखा है। यहाँ पे बोल रहा है दिस ऑर्डर एम्फेसिस डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये कब स्थापित किया गया? आफ्टर 1991, मतलब 1991 के बाद ये सब स्थापित किया जाता है। मानवाधिकार आयोग 1994 के समय आता है। उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद वैश्वीकरण। भारत का एलपीजी मॉडल याद है क्या? इकोनॉमिक्स में पढ़ता है लोग इसको, इकोनॉमिक्स में एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको उदारवादी विचारधारा बोलते हैं, या उदारवादी नीति, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये जो पॉलिसी था ये भी 1991 में एक्सेप्ट करता है इंडिया।
तो ये सब कब आता है? 1991 के बाद ही आता है। तो नई विश्व व्यवस्था में फिर से समझ लेना, नई विश्व व्यवस्था का कायम या नई विश्व व्यवस्था का जो स्थापना होता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जब शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब नई विश्व व्यवस्था क्या होता है? कायम होता है। ठीक है, ये सभी कहानी कब का है, मतलब किस टाइम पीरियड के बाद का है? शीत युद्ध के समाप्ति के बाद। और जब सोवियत संघ क्या हो जाता है? बट जाता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है सोवियत संघ के टूटने के बाद। तो यहाँ पे 1991 का डेट परफेक्ट होगा। और नई विश्व व्यवस्था को कायम करने में किस देश का या किस विचारधारा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था? तो वो देश की अगर बात करें तो वो था अमेरिका। और कौन सा विचारधारा था अमेरिका का शीत युद्ध के समय? कैसी विचारधारा थी उसकी? पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी तो यूएसएसआर का था जो खत्म हो चुका था। ठीक है, तो नई विश्व व्यवस्था को कायम करने में सबसे ज्यादा जो रोल था वो किसका था? अमेरिका का था। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से आ गया द्विध्रुवता के अंत का क्या अर्थ था? हम एक ही शब्द में बता देते हैं, द्विध्रुवता का अंत, एक लाइन में खत्म। द्विध्रुवता का अंत होता है जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई 1990 के समय, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और जो दो देश आपस में लड़ रहे थे, कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर, तो दोनों में से जब एक कोई हार गया तो द्विध्रुवता खत्म हुआ। फिर उस दिन के बाद क्या शुरू हुआ? एक ध्रुवता, बाइपोलर खत्म, यूनिपोलर स्टार्ट होता है। देखो यहां पर भी वही है, एक ध्रुवता, द्विध्रुवता और बहुध्रुवता विश्व राजनीति की विशेषताओं को अभिव्यक्त करता है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, उसको ये क्या करता है? बतलाता है। यहां पे बोल रहे हैं ना, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ये डिस्क्राइब करता है किसको? फीचर्स को। किसके फीचर्स को? किसकी विशेषता को? विश्व राजनीति की विशेषता को। ये जो टर्म है ना, तीन टर्म, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये जो है ये विश्व राजनीति में ही इस शब्द का मतलब ये जो शब्द है इसका प्रयोग विश्व की राजनीति में ही होता है। और इस शब्द का प्रयोग पहले हो चुका है। कब? शीत युद्ध के समय की ये बात है। और हम बताए थे एक ध्रुवता, द्विध्रुवता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द्विध्रुवता विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों के अस्तित्व को दर्शाता है। दो महाशक्तियों की किसको बतलाता है? अस्तित्व को बतलाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाइपोलरिटी या बाइपोलर रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस टू मेजर सुप्रीम पावर्स। टू मेजर सुपर या सुप्रीम पावर बोल सकते हैं। तो कौन सा था दो सुपर पावर या सुप्रीम पावर? अमेरिका और यूएसएसआर, उसी की तो बात कर रहा है। द्विध्रुवता, दुनिया दो ध्रुव में बटा था, यूएसए और यूएसएसआर। आगे क्या कहता है? यहां पे आगे बोल रहा है, बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब? 1939 से लेकर 1945, तो 1939 से लेकर 1945 के बाद और 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक विश्व की राजनीति में द्विध्रुवता रहा। द्विध्रुवता रहा, सही बात है। जब तक यूएसएसआर का पतन नहीं हुआ तब तक तो द्विध्रुवता ही था ना। दुनिया दो ध्रुव में बटा था, अमेरिका, यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर हार गया तो एक ही बचा, कौन बचा? अमेरिका। आगे यहां बोलता है इस समय सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशक्ति माने जाते थे। कब? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, 1945 से 90 की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय दुनिया में दो महाशक्ति था, सुप्रीम पावर, सुपर पावर था। कितना? दो। तो वही दो माने जाते थे। आगे बोलता है द्विध्रुवता का अंत शीत युद्ध के खत्म होने के बाद में माना गया। अब ये वही तो समझा रहे थे, जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो द्विध्रुवता भी खत्म हो गया। दो ध्रुव था, एक ध्रुव हार गया, उसके बाद सिंगल बचा, यूनिपोलर, बाइपोलर खत्म। आगे बोलता है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब विश्व में केवल एक महाशक्ति, कौन बचा? अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। और यही वो अमेरिका था जिसने नई विश्व व्यवस्था को कायम किया। इसी ने किया जो इसके पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा। व्यवस्था में विभिन्न देशों की राजनीति, सेना, व्यापार, राजनीति आदि पर तेजी से क्या हुआ? बदलाव आना शुरू हुआ, चेंजेस आना शुरू हुआ। आगे बोलता है कि विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन का बदलना, सोवियत संघ का विघटन और भविष्य में बहुध्रुवीय व्यवस्था की संभावनाओं को क्या किया? ये उभरना, मतलब उभरा। पहले द्विध्रुवता था, फिर एक ध्रुवता आया, अभी एक ध्रुवता नहीं है। अगर बोलोगे कि सर 2025 2026 आने वाला है,
अभी क्या बाइपोलर यूनिपोलर है? नहीं बाबू, अभी मल्टीपोलर है, क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अभी चाइना भी रख रहा है, चाइना को टक्कर देने का क्षमता भारत भी रख रहा है। अभी एक दो तीन नहीं है, मल्टीपोलर है अभी। आज का जो दौर है वो मल्टीपोलरिटी का है, मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय का आज का जनरेशन है। आज का जो दौर है वो बहुध्रुवता का है। एक ध्रुवता और द्विध्रुवता जो था वो शीत युद्ध के टाइम में था, लेकिन अभी आज का दौर कैसा है? मल्टीपोलर। आज कोई ये देश यह नहीं कह सकता कि हम सबसे ज्यादा सुपर पावर है, ठीक है, कोई एक सिंगल कंट्री अभी नहीं है। तीसरा प्रश्न बोलता है पंचशील समझौता क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखे। अब यहां पे आ गया पंचशील। क्वेश्चन को समझो, पंचशील, पंच मतलब पांच, पांच, पंचशील, पांच समझौता, पांच बात यहां पे है। अब ध्यान से इसका बैकग्राउंड समझो, इसका क्या समझो? बैकग्राउंड समझो कि ये पंचशील समझौता क्या था, कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, क्या कारण था, वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लो कि पंचशील समझौता क्या है। ये पंचशील जो एग्रीमेंट था वो क्या है, व्हाट इज द पंचशील एग्रीमेंट। और यहाँ पे बोल रहा है कि राइट इट्स मेन प्रिंसिपल, इसके मुख्य सिद्धांतों को लिखिए। क्या क्या सिद्धांत था इसका, क्या क्या बातें क्या कहा गया था। यहाँ पे देखो पहला क्या है, यहाँ पे इसके बारे में समझते। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य हुए समझौते को अंतर्गत प्रतिपादित 5 सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया गया, आगे मूर्त रूप प्रदान किया गया। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। इसकी कहानी शुरुआत होता है क्या, ये बात है 1954 का। 1954 में भारत और हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना, इन दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है पंचशील। कौन सा नाम होता है? पंचशील। ये इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता इंपॉर्टेंट है, ताशकंद समझौता जो है वो इंपॉर्टेंट है, शिमला एग्रीमेंट वो इंपॉर्टेंट है। ये तीन तरह का एग्रीमेंट हुआ है। पंचशील उसी के अंतर्गत आता है, तीनों में से एक माना जाता है पंचशील। तो 3 एग्रीमेंट, पंचशील, शिमला, ताशकंद। तो हम लोग देख रहे हैं पंचशील को। तो पंचशील 1954 में हुआ, किसके किसके बीच होता है? नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई। ये नाम याद रखना, चाउ एन लाई, नाम सही पकड़ लो, चाइनीज नाम है ये डेट या फिर ये जो नाम जो हम बतला रहे हैं उसको कहीं जरूर लिख लेना। पंचशील समझौता जो होता है वो 2 देशों के बीच होता है, भारत और चीन के बीच। कौन कौन उस समझौते में भाग लेता है? नेहरू जी, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी, और उधर से चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच पंचशील समझौता साइन होता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य था यह था कि ये जो दोनों देश होंगे वो आपस में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर किसी भी तरह का बात हो, किसी भी तरह का विवाद हो तो बैठकर सुलझाएंगे उसको। लड़ाई झगड़े का मतलब रुख नहीं अपनाएंगे, मतलब हिंसा नहीं करेंगे एक दूसरों के साथ। लेकिन पता है ये जो समझौता था 1954 में हुआ, लेकिन चाइना इसको नहीं माना। फिर याद होगा सभी को 1962 में फिर युद्ध हो जाता है, भारत चीन का युद्ध हो जाता है। इस एग्रीमेंट के बावजूद 1954 के बावजूद 1962 में युद्ध होता है। इसके जो कुछ मतलब ये जो इसके जो 5 प्रिंसिपल्स थे ना, इसमें 5 बातों पर जोर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचशील। क्या नाम पड़ा है? पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट। तो इसमें 5 बातों पर जोर दिया गया। देखते हैं यहां पे वो 5 प्रिंसिपल्स क्या था। पहला, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। अब बोलोगे ये इंटरनल अफेयर क्या है, ध्यान से समझना। इंटरनल अफेयर मतलब देश के मामले में, ठीक है, दोनों देश के अंदर के मामले में, मतलब देश के आंतरिक मामला इसको बोलते हैं। देश के आंतरिक मामले में दोनों देश किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर भारत का कोई आंतरिक मामला है, विवाद चल रहा है, ठीक है, भारत का कोई इंटरनल इशू है, विवाद चल रहा है, तो चाइना उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना ही भारत चीन के मामले में हस्तक्षेप करेगा। आंतरिक मामला मतलब देश के मामला, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। नॉन एग्रेशन टुवर्ड ईच अदर, वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा एक दूसरे को। कौन? भारत और चीन, वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा सिद्धांत था। तीसरा क्या था?
एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति क्या करेगा, सम्मान रखेगा। मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है और सॉवरेनिटी, आपको ये मत पूछ लेना कि सॉवरेनिटी क्या है, सॉवरेनिटी हम पहले समझा चुके हैं, क्रेश कोर्स में हम बता चुके हैं। संप्रभुता, संप्रभु राज्य, तो यहाँ पे तीसरा बोला गया कि एक दूसरे देश जो है वो एक दूसरे देशों की अखंडता को, मतलब अखंडता का अर्थ समझो शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखेगा, और उसका जो संप्रभुता है जिसको बोलते हैं प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, उस पर भी वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना चीन भारत का करेगा ना भारत चीन का करेगा। संप्रभुता का अर्थ होता है जो देश संप्रभु होगा, प्रभुसत्ता होगा, वो अपना डिसीजन लेने में स्वतंत्र होगा, उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। अगर भारत को किसी भी तरह का कानून बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर पास करना है, नियम बनाना है, तो वो किसी से पूछेगी नहीं, क्योंकि वो सॉवरेन कंट्री है, उसके पास सॉवरेनिटी है, वही प्रभुसत्ता है। चौथा, समानता तथा पारस्परिक लाभ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि दूसरे देश को हानि पहुंचे, ठीक है। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब पीसफुल मोमेंट बना के रखेगा। मतलब दोनों देश एक दूसरे के मामले में शांति स्थापित करेगा। ये 5 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखोगे। अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो ऐसा ही बनेगा कि पंचशील समझौता क्या था, इसके मुख्य सिद्धांतों को लिखिए, मेन प्रिंसिपल्स को लिखिए, मेंशन द मेन प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आगे यहाँ पे है, कहता है कि इन्हीं 5 सिद्धांतों को 1955 ईस्वी में हुए प्रथम अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में भी अंगीकृत किया गया था। देखो ये जो 5 सिद्धांत जो मतलब साइन होता है ना, इससे 1 साल पहले 1954 में ना हुआ ना ये एग्रीमेंट, तो 1954 में ये जो 5 प्रिंसिपल रखा गया, इसका यूज अफ्रीका में फिर किया जाता है। अफ्रीका में प्रथम अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन, मतलब अफ्रीका में एशिया के जितने भी कंट्रीज थे उन लोग का क्या होता है, मीटिंग होता है, और उस मीटिंग में यही 5 सिद्धांतों को रखा गया था। इन्हीं 5 सिद्धांतों को, कौन सा 5 सिद्धांत, जो ये वही सिद्धांत है जो भारत और चीन के बीच साइन हुआ था, मतलब नेहरू जी और चाउ एन लाई। वास्तव में भारत की विदेश नीति में इन 5 सिद्धांतों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन इसको बोलते हैं रिलेशन, विदेश संबंध या विदेश नीति में इन 5 चीजों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया का फॉरेन अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी भारत इस पर अमल करता है, भले चाइना नहीं करता लेकिन भारत करता है। आगे यहां पे बोलता है, चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये करंट का क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या बोल रहा है कि चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था, चीन का जो इकोनॉमी है उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए चाइना ने कौन कौन सा कदम उठाया। सभी को पता होना चाहिए, चाइना जो है वो स्वतंत्र 1949 से माना जाता है कि 1949 के बाद ये अपना शुरुआत करता है, 1949। आगे बोलता है, फर्स्ट जो है यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप चीन ने तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि की, ठीक है। आगे बोलता है कि यदि यह वृद्धि लगातार जारी रहती तो 2040 तक यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाता, इकोनॉमिक पावर बन जाता। कब तक, 2040 तक। यहाँ पे एक संभावना बोल रहा है। दूसरा बोलता है, चीन ने कृषि क्षेत्र में पूंजी निकालकर अनेक औद्योगिक ढांचे स्थापित किए, मतलब बोल रहा है चाइना डिवर्ट कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो डाइवर्ट करता है, किससे डाइवर्ट होता है, यहाँ ध्यान से समझना। चीन जो था ना वो कृषि क्षेत्र, कौन सा, एग्रीकल्चर क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको बोलते हैं, इरिगेशन सेक्टर जिसको बोलते हैं, चीन ने कृषि क्षेत्र से पूंजी निकालकर, मतलब पैसे निकालकर अनेक औद्योगिक ढांचों को स्थापित किया, और भारत इसका उल्टा कर रहा है। अभी भारत इस पर आ रहा है, ये मॉडल पे आ रहा है। चाइना ने क्या किया कि वो हम कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खेती बाड़ी में, इरिगेशन सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम किस पर करेंगे, इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। उसने उस पर काम किया, लेकिन भारत शुरुआत से इस पर काम नहीं करता था, क्योंकि भारत का अपना बिलीफ था, भारत का अपना मान्यता था कि भारत वह देश है जो प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की ये संस्कृति है, भारत का ये पहचान है, भारत की ये विरासत है। भारत अभी नहीं, प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है,
और चाइना ने इसको नहीं माना। चाइना क्या किया कि हम कृषि पे ज्यादा खर्च ना कर कर इंडस्ट्री पे करेंगे, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिए आज देखो भारत से कई कदम आगे है चाइना, चीन। तीसरा काम क्या किया, सभी नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में वो कई विकसित देशों से भी आगे निकल गया। कारण है वहां पे ना, लोगों के पास रोजगार है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने कृषि पर ज्यादा खर्चा ना करके किस पर किया, उद्योग पर किया, इंडस्ट्री पे किया। अब इंडस्ट्री क्या एक आदमी से चलेगा? रोजगार चाहिए, श्रमिक चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सबको रोजगार मिल रहा है, एजुकेशन का बेहतर फैसिलिटी है वहां पे। तो ये तीन काम करता है कौन? अमेरिका। छठा है, आसियान समुदाय के तीन मुख्य स्तंभ एवं उनके एक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मेन पिलर्स पूछ रहा है, एक्सप्लेन द थ्री मेन पिलर्स ऑफ द आसियान कम्युनिटी एंड वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच। मतलब इनका एक प्रमुख उद्देश्य भी बताओ और तीन मुख्य सिद्धांत या स्तंभ कौन कौन सा था किसका? आसियान का। आसियान का स्थापना बताए थे कब हुआ था? 67 में। आसियान का स्थापना कहाँ होता है, मतलब कब होता है? 67 में होता है। आसियान में कौन से देश शामिल है? 4-5 देश का नाम हम बताए थे। टोटल 10 कंट्री इसमें। भी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में 5 कंट्री था, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर। ये सब जो है वो किसके मेंबर है? आसियान के। क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला बोलता है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। इनका एक जो एसोसिएशन है। यहाँ पे जो 3 स्तंभ बोला है ना, ये 3 स्तंभ को कैसे समझ रहे तो लोग? इसका सिद्धांत नहीं, मतलब आसियान के अंदर, आसियान के अंदर और कौन 3 अलग अलग संस्था है, कौन 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। एग्जाम्पल समझो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, मतलब रक्षा विभाग है, और वित्तीय विभाग है जिसको बोलते हैं कार्यालय है, और उसके अलावे इसरो भी है। ये भी तो संस्था है ना भारत सरकार का। उसी तरह आसियान के अंतर्गत 3 कौन अलग अलग कम्युनिटी था, मतलब इंस्टीट्यूशन है, और कौन 3 अलग अलग कार्यालय है। तो पहला का नाम क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। यहां पे बोल रहा है कि यह आसियान देशों के बीच होने वाले या संभावित टकरावों को क्या करता है? ये दूर करता है। मतलब आसियान में जितने भी सदस्य हैं, 10 जो मेंबर हैं, अगर उन 10 के बीच में से अगर एक दोनों के बीच, मतलब 1 या 2 या 2 से 3, 3 से 4 कंट्री के बीच भी अगर किसी भी तरह का डिबेट होता है, डिबेट समझ में आ रहा है ना, अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम ये करता है। कौन करता है? सिक्योरिटी कम्युनिटी, मतलब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरा क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब नाम से यहां पकड़ो, आर्थिक समुदाय ये कैसे मदद करेगा? फाइनेंशियली ये सपोर्ट करेगा उसको। इसमें ये क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको रोकेगा, निपटारा करेगा, मतलब पंचायत का काम करेगा, ये पंचायती करने का, ये आर्थिक रूप से सहायता करने का। इकोनॉमिकली कि वो क्या करेगा? मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। यह आसियान देशों का साझा बाजार है, मार्केट है, और आर्थिक विकास को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये क्या करता है? प्रमोट करता है, बढ़ाता है। तीसरा कौन सा संस्था है? आसियान सामाजिक या सांस्कृतिक समुदाय, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। यह आसियान देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध, मतलब उसका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको वो क्या करता है? प्रमोट करता है। आसियान के जितने भी 10 सदस्य हैं, देखो हर देश की एक संस्कृति सभ्यता रही है, हर देश का, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, मतलब पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो भारत के ही अंतर्गत आ रहा है, चाहे वो यूरोप का कंट्री हो या अमेरिका हो, सबका एक मतलब गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपरा रहा है, सभ्यता रहा है। तो इसका काम क्या है? उसको प्रमोट करने का। किसका? ये आसियान सामाजिक या सांस्कृतिक समुदाय, मतलब सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तीनों का काम समझ में आया? ये क्या करता है? पंचायत का भूमिका निभा रहा है, ये पंचायती करेगा, मतलब वाद विवाद अगर हुआ तो उसमें मध्यस्थता करेगा। ये क्या करेगा? फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। और ये क्या करेगा? सभी देशों का जो संस्कृति सभ्यता है उसको ये बढ़ावा देगा, उसको ये क्या करेगा? कायम रखेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, तो तीनों का काम समझ में आया ना संक्षिप्त में।
आसियान के 3 उद्देश्यों को लिखिए, या आसियान का गठन, अथवा में आसियान का गठन कब हुआ, कब ये बनता है, और इसके प्रारंभिक सदस्य की संख्या क्या थी। सभी को पता होना चाहिए। आसियान का गठन 1967 में हुआ, अभी हम बताएं। आसियान कब बनता है, 67 में, और 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा किया गया था। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 10 मेंबर है, लेकिन फाउंडर मेंबर कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश जो है, यही 5 देशों ने मिलकर 1967 में आसियान को स्थापित किया। आगे बोलता है कि मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, पहला क्या है, तीव्र आर्थिक विकास करके इसके सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर कंट्रीज। पहला इसका उद्देश्य क्या है, मतलब तेजी से आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास मतलब देश का विकास करना। उसके अलावे एक दूसरे को क्या करना, सहयोग देना। कैसा सहयोग, आर्थिक सहयोग। आर्थिक मतलब फाइनेंशियली की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियली सपोर्ट करना। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना। ये जो होता है ना, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब क्षेत्रीय शांति, एक दूसरे देशों के बीच क्या कायम रखना, शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और कौन सा नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देना, उसको इंकरेज करेगा, टू इंकरेज सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये इसका क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव है, किसका, आसियान का। अभी 2 क्वेश्चन देखें, क्या समझे, 3 प्रमुख, मतलब प्रमुख स्तंभ समझे, 3 प्रमुख स्तंभ, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन देखे, सबका क्या क्या काम है, और इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने समझा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो रहा है क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोई बोलोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल टू द आर्मी इन पाकिस्तान या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सेना कहाँ से आया। बाबू, जब से भारत के साथ आज़ाद होने के बाद, जब से पार्टीशन हुआ है ना, भारत का जब से पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो अभी तक पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसको बोलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, कायम नहीं हो सका है। भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। ये अमेरिका बोलते, पाकिस्तान में नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। भारत में डेमोक्रेसी है, नो डाउट, लेकिन वहां पे पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं है। वहां पे आज भी मिलिट्री रूल चल रहा है, आज भी। मतलब अब बोलोगे सर ये आर्मी रूल का क्या अर्थ होता है, मिलिट्री रूल का क्या मतलब है, तो वो मिलिट्री रूल का मतलब होता है वहां की राजनीति में, वहां के गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के वहां के गवर्नमेंट में आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्मी वहां अपने अंदर उसको एक्वायर करके रखा है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है, वो वहां की सरकार ज्यादा नहीं ध्यान देती, ज्यादा पावर सरकार के पास नहीं होता, वो होता है आर्मी के पास, मिलिट्री के पास होता है। वो यहाँ पे बोल रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का क्या भूमिका है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन का नेचर क्या है या क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है, उसी तरह सप्लाई करेंगे। बोलता है पाकिस्तान सेना की राजनीति में पहला हस्तक्षेप 1958 में जनरल आयूब खान, कौन, जनरल आयूब खान के नेतृत्व में हुआ। आयूब खान मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ही आते हैं। जनरल आयूब खान। 1956 में पाकिस्तान सेना द्वारा संवैधानिक शासन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक डेट मेंशन है, 1956 में। वहां पे जो संवैधानिक शासन जो चलता था ना, मतलब संविधान के अनुसार, अमेरिका का भी है संविधान, लेकिन वहां का जो आर्मी है ना, वो उसको नहीं फॉलो करता, वो अपने तरीके से पाकिस्तान को रन कर रहा है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को रन कर रहा है। तो 1956 में पाकिस्तान का में जो संवैधानिक शासन था, प्रणाली जो था, जिस तरह सरकार चलता था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद सेना अक्टूबर 1958 से जुलाई 1977 और अक्टूबर 1999 तक तख्ता पलट पर तैनात रही। अब बोलोगे सर तख्ता पलट क्या है, सरकार गिराना, सरकार को वहां पे रहना ही नहीं देना, कोई सत्ता में रह नहीं पाया। एक दो का नाम आता है जिसमें आयूब खान है, जुल्फिकार भुट्टो है, वही जुल्फिकार भुट्टो 1971 के समय जब युद्ध होता है ना भारत पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश बनता है, वो भुट्टो उस समय, वो मकई वाला भुट्टा मत समझना। आगे यहाँ पे बोलता है कि ये जो टाइम पीरियड लिखा ना है, इतने टाइम पीरियड तक पाकिस्तान का जो
सरकार था वो हिलते डुलते रहा, तख्ता पलट होता रहा। किसके द्वारा? वहां की मिलिट्री के द्वारा। आगे बोलता है विदेशी संबंध और विशेष रूप से भारत के साथ संबंधों के निर्धारण में सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका, या फिर सेना का महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है भारत के साथ रिलेशन में। अब देखो कोई भी देश का अगर सरकार फॉरेन रिलेशन ना देखकर वहां की अगर मिलिट्री देखेगी, आर्मी देखेगी, तो ये कहां तक सही होगा कि शांति व्यवस्था बन सकता है? हमको तो नहीं लगता। एग्जाम्पल वर्तमान का देख लो, भारत और पाकिस्तान का संबंध शुरू से अच्छा रहा नहीं, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मिलिट्री का, आर्मी का। सेना की राजनीति में दखल अंदाजी के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा लॉस हुआ वहां के पॉलिटिक्स को, वहां के डेमोक्रेसी को, वहां के लोगों को। क्योंकि क्या होता है, पाकिस्तान का जो सरकार व्यवस्था है ना, गवर्नमेंट सिस्टम जो है, वहां पे सरकार तो है ही नहीं है, बस नाम है गवर्नमेंट सिस्टम। वहां पे है किसका सिस्टम? मिलिट्री सिस्टम है, वहां पे आर्मी है। तो आर्मी का हस्तक्षेप होने के कारण पाकिस्तान की राजनीति वो कभी लोकतांत्रिक नहीं बन पाई, डेमोक्रेटिक नहीं बन पाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। कहां की राजनीति में? पाकिस्तान की राजनीति में। ठीक है, आगे चले फिर। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ताशकंद। इसी के बारे में भी जिक्र हुआ था ना, हम 3 एग्रीमेंट के बारे में बताए थे, ताशकंद, पंचशील और शिमला। ये दूसरा है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता क्या था? एग्रीमेंट क्या था? ये 1966 के समय होता है। पंचशील कब हुआ? 1954 में हुआ। ताशकंद 1966 में हुआ। शिमला एग्रीमेंट 1972 के समय हुआ। ये 3 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ताशकंद देख रहे हैं हम लोग। ताशकंद समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य 1966 में होता है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, पॉइंट था, उसको हम लोग देखते हैं। कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद के समय? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। पंचशील के समय नेहरू, शिमला के समय इंदिरा। याद रखना, ठीक है। पहला बिंदु, दोनों देश आपस में अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। मतलब यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ का जो दस्तावेज है, उसके अनुसार उसको हम लोग पालन करेंगे। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। किसका? ताशकंद का। लेकिन हम पाकिस्तान तो इससे उल्टा कर रहा है। सब देख रहे हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट का जो सिनेरियो है। लेकिन जो सॉरी जो मुख्य बिंदु जो था वो यही था ना कि दोनों देश जो होंगे ना, भारत और पाकिस्तान, वो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे। ये पहला इसका पॉइंट था, पहला बिंदु था। दूसरा, द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय का मतलब 2 पक्ष, भारत और पाकिस्तान। द्विपक्षीय मतलब 2 देश। द्विपक्षीय वार्ता मतलब बातचीत। तो द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अपनी सभी समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? बातचीत के माध्यम से। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। कोई भी मामला हो, ठीक है, कोई भी इशू हो, उसको क्या करेंगे? सुलझाएंगे। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट क्या है? वे एक दूसरे के अंदरूनी मामले, मतलब ये हो गया आंतरिक मामला। अंदरूनी मामला मतलब देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान के मामले में नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। युद्ध बंदी मतलब किसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है? 65 वाला, इसके पहले युद्ध होता है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो कब हुआ? 1966 में। इसके 1 साल पहले 1965 में युद्ध हुआ। उसके पहले 1947 के समय भी होता है, झड़प होता है भारत पाकिस्तान के बीच। तो जो भारतीयों को पाकिस्तान में ले जाकर जेल में रखा गया उसको रिहा करो। जो भारतीय अगर तुम्हारे यहाँ बंदी है उसको क्या करो? रिहा करो। ये बात यहाँ पे किया गया। युद्ध बंदियों को क्या करो? रिहा करो। आगे बोलते हैं, युद्ध के दौरान कब्जा की गई भूमि भी क्या करो? वापस करो। मतलब ये वो टेरिटरी जिसको तुम जबरदस्ती एक्वायर कर लिया है, उसको हमको वापस दो। किसमें कहा गया? ताशकंद एग्रीमेंट में कहा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो क्या भारत में हो रहा है? क्या पाकिस्तान में हो रहा है? कहां हो रहा है? ये युगोस्लाविया, लिख लेना,
युगोस्लाविया, युगोस्लाविया में होता है। अब बोलोगे सर वर्ल्ड मैप में युगोस्लाविया कहीं दिखता ही नहीं, तो बाबू ये जो युगोस्लाविया जो था ना, वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था। अब जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ, ये भी खलास, विश्व के नक्शे से ये नाम भी चला गया, युगोस्लाविया। ठीक, युगोस्लाविया का जिक्र किसमें आता है? नेम में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, जो फाउंडर मेंबर थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था ना, जिसको हम बताए थे तीसरी दुनिया का देश, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया का देश में ये कंट्री शामिल था, युगोस्लाविया था, घाना था, और मिस्र था, भारत था, ये सब फाउंडर मेंबर था। फाउंडर मेंबर ऑफ नेम, नेम मतलब नॉन अलाइव मूवमेंट, अपना नाम नहीं वहाँ पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही इंग्लिश में शॉर्ट में नेम बोलते हैं, पूरा नॉन अलाइन मूवमेंट। अलाइन मतलब मिलना नहीं है, अलग रहना, गुट से अलग रहना है। किस गुट में नहीं मिलना है? ना पूंजीवादी ना साम्यवादी। ठीक है। कूटनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो फिर से स्टैब्लिश किया जाएगा। बोलोगे सर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, कूटनीतिक संबंध क्या है? देखो आज भारत का विश्व के अलग अलग देशों के साथ संबंध है ना, बेहतर संबंध है। अफ्रीका के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, चीन के भी साथ है, रूस के भी साथ है। तो उनके साथ उनका संबंध कैसा है? कूटनीतिक है। कूटनीतिक का मतलब होता है अपने स्वार्थ को या फिर अपना लाभ देखना। भारत अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा है, तो क्या भारत का इसके पीछे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? कुछ तो लाभ होगा ना, इसलिए उस रिलेशन को बोलते हैं कूटनीतिक। कूटनीति मतलब दिमाग से। सातवां बिंदु है, दोनों देश आर्थिक व्यापारिक संबंधों को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। इकोनॉमिक ट्रेड मतलब आर्थिक, इसको बोलते हैं आर्थिक और व्यापारिक। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन को क्या करेंगे? वो प्रमोट करेंगे। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो ये जो 7 पॉइंट जो देखे वो किसका देखे? ताशकंद एग्रीमेंट का। ताशकंद एग्रीमेंट हो कहाँ रहा है? युगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का क्या काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, ये यूएनओ की बात कर रहा है। तो यूएनओ का जो सेक्रेटरी होता है, सॉरी सेक्रेटरी बोलते हैं, हाँ वही सेक्रेटरी जनरल जो होता है, महासचिव जो होता है, उसका क्या काम होता है? कुछ तो काम होगा। पहले इसमें देखते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका स्थापना होता है, लेकिन इसका स्थापना पहले ही हो गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हुआ था। यूएनओ का पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं। यूएनओ का पुराना नाम लीग ऑफ नेशन 1918 में स्थापित होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल कर क्या कर दिया गया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्या बोलता है? सचिवालय पर नियंत्रण रखना और संयुक्त राष्ट्र संघ के संपूर्ण तंत्र का क्या करना? संचालन करना। क्या बोल रहा है? टू सुपरवाइज द सेक्रेटिकल एंड मेंटेन द फंक्शनल या फंक्शनिंग ऑफ इंटायर यूएन सिस्टम। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यूएन का जो आंतरिक मामला है, राष्ट्र संघ जो है, उस पर ये क्या करता है? निगरानी करता है। महासभा व सुरक्षा परिषद की बैठक को बुलाता है। कौन बुलाता है? यही सेक्रेटरी बुलाता है, यही महासचिव बुलाता है। किसके बैठक को? महासभा का और सुरक्षा परिषद का। वही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली इसको बोलते हैं। महासभा असेंबली की क्या करता है? बैठक बुलाता है, उनके निर्णयों को क्या करता है? क्रियान्वित करता है। सिंपल सा हम समझा दें एक वर्ड में, लोकसभा या राज्यसभा में स्पीकर होता है ना, राज्यसभा का भी स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में एक देखते हो, राज्यसभा का अगर वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, दिखेगा कि एक व्यक्ति जो है वो सबसे ऊपर कुर्सी में बैठा है। राज्यसभा चारों तरफ कुर्सी में लोग बैठे हैं, मतलब एमपी एमएलए लोग बैठा है, और ऊपर एक सिंगल आदमी बैठा है जो सभा को क्या कर रहा है? संचालित कर रहा है। तो वही काम सचिव का भी है, सेक्रेटरी का भी है। यूएन में भी ऐसा ही होता है। जो काम लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष का है, वही काम यूएनओ के किसका है? महासचिव का है। ठीक है। शांति स्थापित करने के लिए सेनाओं का गठन करता है। ये कौन करता है? यही विश्व के अन्य देशों की सेना। गंभीर समस्याओं की जांच पड़ताल ये करता है, और क्या करता है? इस संबंध में सुरक्षा परिषद और महासभा को ये क्या करता है? रिपोर्ट भी ये देता है।
कौन रिपोर्ट दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, सेक्रेटरी। तो इसको जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल इसको बोलते हैं, किसके? यूएनओ के। आगे बोलता है अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या करता है? यह प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ये महासचिव। किसी कानूनी या महत्वपूर्ण मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का परामर्श लेता है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, एक तो भारत का न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक है इंटरनेशनल कोर्ट, एक है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं उसको। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी ये सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में सुधार हेतु ये क्या कर सकता है? सुझाव भी ये दे सकता है। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता है? प्रमोट कर सकता है या फिर एडवाइस दे सकता है ये यूएन के सिस्टम को। सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखे, पहले बताए थे इसका 5 अस्थाई मेंबर है। कौन कौन? वही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये इंग्लैंड वही ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रसिया, वही सोवियत संघ। ये 5 मेंबर किसके हैं? यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य बताए थे ना, जो कभी बदल नहीं सकता, यही 5 है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस इसमें क्या है? शामिल है। टोटल सदस्य कितना होता है? 15 होता है। इसमें 10 जो होता है वो अस्थाई होता है, 5 अस्थाई, 10 अस्थाई। 5 + 10 = 15। तो 5 जो होता है वो अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, और 10 नॉन परमानेंट होता है। पहले सोवियत संघ इसका अस्थाई सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उसका स्थान दे दिया गया। यहाँ पे बोल रहा है पहले इसका जो मेंबर था वो सोवियत संघ था, अब चूंकि सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया शीत युद्ध के बाद, फिर वो स्थान कौन ले लिया? मतलब नया देश बनकर रूस उसको वो स्थान ले लेता है। अन्य 10 सदस्यों का जो कार्यकाल है, ये पीवाईक्यू में भी हम बताएं, 2 वर्ष का होता है, 2 साल इन लोग का होता है, फिर बदलता है ये, लेकिन अस्थाई नहीं बदलता। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जा चुका है, भारत चुना जा चुका है कई बार परमानेंट मेंबर। किसका? यूएन का, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन किसके वजह से नहीं बन पाया? चाइना। चीन नहीं चाहता कि भारत भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, क्योंकि बन जाएगा तो फिर इसके पास भी मतलब इक्वल पावर, इसके पास भी इक्वल पावर, फिर ये अपना दबदबा नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वो विरोध करता है। कुछ लोग सुरक्षा परिषद के ढांचे को समाप्त करना चाहते हैं और सभी सदस्यों को समान स्थान दिए जाने का वकालत करते हैं। मतलब कुछ जो पीपल है, कुछ जो कंट्रीज है, यहाँ पे लोग मतलब देश समझना, लोग मतलब ये देश की बात कर रहा है। तो कुछ देश जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसको बदलना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि तुम लोग 5 गो आदमी, मतलब 5 देश बैठे हो टॉप पे, तो क्या तुम लोग ही हमेशा बैठे रहोगे? हम लोग को भी तो मौका दो। इसका वकालत करता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो, उसको उसमें बदलाव किया जाए, उसको चेंज किया जाए। दुनिया के सभी देशों को इक्वल पोजीशन दो, इक्वल पोजीशन वो होल्ड करे, ऐसा उन लोग क्या करता है? प्रयास करता है। अन्य देश, अस्थायी सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार है, वीटो पावर है उन लोगों के पास। किन लोगों के पास? 15 देश के पास नहीं है, केवल 5 के पास है, वही परमानेंट मेंबर जो है। किसका किसका नाम लिया? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये जो 5 कंट्री है, इन लोगों के पास वीटो पावर है, बाकी 10 के पास नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य हैं। उन लोग का टाइम पीरियड भी 2 साल का है, 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन के माध्यम से उनको चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रमुख काम क्या क्या है? सेम है जो मतलब ये उसी की बात कर रहा है क्या? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। देखो, यह विश्व में शांति सुरक्षा को स्थापित करता है और किसी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हो, उस पर यह क्या करता है? विचार करता है। सिंपल से समझो, पहला काम क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का? विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करो, शांति स्थापित करो, और अगर कोई ऐसा मामला है जो विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस पर भी, उसका भी क्या करो? निपटारा करो। यह किसी देश द्वारा भेजी गई किसी शिकायत पर विचार करती है और मामले या झगड़े का क्या करती है? निपटान करती है। कौन? सिक्योरिटी काउंसिल। और पता है यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद जो है, यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच से कश्मीर का जो मुद्दा है ना, कि जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है, वो मुद्दा अक्सर गया है यहाँ पे यूएन में। यूएन में अक्सर मुद्दा गया है, डिबेट गया है भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर।
जो विवाद होता रहा है पहले से लेकर अभी तक और आगे भी, ये अक्सर जाता है यहाँ पे। पाकिस्तान बार बार कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। फिर भारत एक ही तर्क बोलता है कि कश्मीर तुम्हारा कैसे हो गया, क्योंकि तुम भी कभी भारत के ही पार्ट थे ना, तो वो तो शुरू से भारत का है, तुम बाउंड्री खींचे हो, हम नहीं। ये आर्गुमेंट देता है। लेकिन अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग चलोगे ना, हम लोग को जितने भी शास्त्र है, धार्मिक ग्रंथ पुस्तक जो है, तो ये जो जम्मू कश्मीर का जो नाम आया है वो ऋषि कश्यप के नाम से है। ऋषि कश्यप के नाम से जम्मू, ये कश्मीर का नाम पड़ा है कश्यप, जम्मू कश्मीर। तो ये ऋषि कश्यप कब थे? सतयुग में थे। ये सतयुग के टाइम सप्त ऋषि के बारे में हम समझाए थे। सप्त ऋषि, ये हिस्ट्री में जब हम 4-5 चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, भक्ति ट्रेडिशन मूवमेंट, उस समय हम बताए थे सूफी परंपरा में, भक्ति परंपरा में सप्त ऋषि के बारे में। उसके बाद ये फॉलोवर बने। ये गोत्र का जो सिस्टम है वहीं से शुरू हुआ है। सबका गोत्र अलग अलग होता है ना, वहीं से शुरू होता है, सप्त ऋषि से। और ऋषि कश्यप के नाम के पर ही कश्मीर का नाम पड़ा, जम्मू कश्मीर। ये आर्गुमेंट देता है। आगे बोलता है और क्या काम है? सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णय को लागू करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, या इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद से लिया गया था। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया। अगर किसी देश, कोई देश जो है दुनिया में जितने भी आज तकरीबन बोला जाता है लगभग 200 देश है विश्व में, तो ये जो 200 कंट्रीज है, अगर ये दोनों 200 कंट्रीज में से किसी एक दो देश के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद हो रहा है ना, लड़ाई चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध हो रहा है देश के अंदर, तब यूएन अपना मिलिट्री भेज सकता है वहां पे, उसको शांत करवा सकता है, मारपीट कर सकता है। इसके पास ये राइट है। एग्जाम्पल इराक में, इराक के विरुद्ध ये काम हुआ था। आप बोलोगे इराक में कब हुआ था सर? तो क्या पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकेंड गल्फ वॉर पढ़े हो क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, इसी फर्स्ट बुक में ही पढ़ना है। प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था जिसको बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर, वो 1990 के समय हुआ था, 90s के समय। और दूसरा जो हुआ था वो 2002-3 के समय हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। तो उस समय इराक ईरान, मतलब इराक ईरान जो था कुवैत पर कब्जा करके रखा था। इराक जो था वो कुवैत पर कब्जा करके रखा था, उस पर ये युद्ध था। तो एग्जाम्पल बोल रहा है कि इराक के विरुद्ध जो सैन्य कार्रवाई हुआ था, उस तरह वो कार्रवाई कौन किया था? सुरक्षा परिषद से निर्णय लेने के बाद किया गया। तो ये सब किसका काम है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, कितना? 5 मार्क्स का, 5 अंकों का जो क्वेश्चन पूछता है, ये वो क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ क्यों हार गया? क्यों शीत युद्ध में, शीत युद्ध के समय सोवियत संघ हार जाता है अमेरिका से? क्या कारण था उसके पीछे? अथवा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे, इसके क्या प्रभाव पड़ा? ये भी 24 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा ये क्वेश्चन है। 2024 का ये प्रश्न है कि सोवियत संघ क्यों हारा। तो सभी को पता है 1990 में शीत युद्ध खत्म हुआ, 91 में उसका डिक्लेरेशन हो गया। तो 1990 में वो हारा कैसे? शीत युद्ध खत्म हो जाने के बाद कैसे सोवियत संघ हार गया? क्या कारण था उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट कारण कौन सा था? पहला, स्टालिनवादी प्रणाली की विफलता। ये किसकी बात कर रहा है? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन 1917 में, ध्यान से सुनोगे, 1917 में 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूस की क्रांति या समाजवादी क्रांति जो हुआ था, जिसको एक और नाम से बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, ये जो क्रांति हुआ था उस समय जोसेफ स्टालिन था। तो उसका जो पॉलिसी था ना, उसकी विफलता था, पहला रीजन। यहाँ इसे यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा है स्टालिनवादी प्रणाली, मतलब इसका फेलियर, स्टालिनवादी प्रणाली का विफलता, फेलियर ऑफ द स्टालिनिस्ट सिस्टम। जोसेफ स्टालिन कौन था? वहां का डिक्टेटर था, वो डिक्टेटर, शासन करने वाला 1917 के समय। ध्यान से समझो, पहले बोल रहा है कि लेनिन के बाद स्टालिन आता है। लेनिन
वो उसके पहले था। 1917 में सोवियत राज्य स्थापित किया गया। ये जो सोवियत संघ जो है ना, सोवियत राज्य जो है, इसकी स्थापना 1917 में होती है। कब होती है सोवियत राज्य की स्थापना, सोवियत संघ की स्थापना? 1917 में। किसके द्वारा होता है? स्टालिन के द्वारा, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन के द्वारा किसकी स्थापना होती है? सोवियत राज्य की, सोवियत संघ की। स्टालिन 1924 में लेनिन के मृत्यु के बाद सत्ता में आया। स्टालिन ने कड़े नियंत्रण वाली केंद्रीकृत आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लागू की। मतलब देखो, उसका ऐसा जो पॉलिसी था ना, वो बहुत कड़ा था, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी वो क्या करता है? अपनाता है, एक्सेप्ट करता है। वो कहां पर लागू करता है कड़े नियंत्रण नीति? सोवियत राज्य में। आगे बोलता है कि समय के साथ इस व्यवस्था की कमियां बढ़ती गई, जिससे सोवियत संघ पर नकारात्मक क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। कुछ कमियां था। अब लोगों को पिंजड़ों में रखोगे तो क्या वो रहेगा? देश के नागरिक को बोलोगे कि नहीं तुम पिंजड़े के अंदर बंद रहो, वो नहीं रहेगा। क्योंकि सभी के पास नेचुरल राइट, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लिबर्टी है, मतलब राइट टू फ्रीडम है। सभी के पास स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी को बंद करके रखो तो वो तो विरोध करेगा ही ना। तो स्टालिन के समय यही हुआ, उसने बड़े कड़े नियंत्रण रखा। वही उसका क्या था? कमियां था। आगे बोलता है उसके बाद क्रुश्चेव ने सुधार शुरू किया। कौन? ये क्रुश्चेव। 1962 का 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद है क्या? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 का। तो 1962 में क्रुश्चेव आता है, उसने सुधार करने का प्रयास किया। ही ट्राई टू रिफॉर्म, उसने सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहता है। पूरी तरह से वो सफल नहीं हुआ, कुछ हद तक हो पाया। कुछ हद तक क्या हुआ? हो पाया। आगे बोलता है कि फिर 1985 में गोर्बाचेव, वही मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का उदय होता है 85 में, जिन्होंने अपनी नई सोच के तहत व्यापक सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने ही ग्लासनोस्त बताए थे ना। ग्लासनोस्त नीति क्या था? हम बोले थे खुले व्यापार की नीति, खुलेपन की नीति। ग्लासनोस्त मतलब खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका वही है पुनर्गठन करना। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्गठन करना, जो सोवियत संघ बिखरा हुआ उसको एक करो, ये था पेरेस्ट्रोइका। और ग्लासनोस्त का मतलब खुलेपन का नीति, खुला रखो, अन्य देशों के लिए अपना देश खुला रखो, आओ हमारे यहाँ ट्रेड करो, व्यापार करो, इसको बढ़ाओ। तो खुलेपन का नीति और पुनर्गठन का नीति कौन अपनाता है? मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति। इन सुधारों ने जनता के बीच असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया, जो अंततः सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। आगे क्या बोलता है? दूसरा कारण क्या था? ये पहला तो हम लोग देखे स्टालिनवादी नीति, जोसेफ स्टालिन का जो पॉलिसी था, और उसके बाद के जितने भी राष्ट्रपति हुए रूस के, मतलब सोवियत संघ के, उनका क्या क्या काम था, क्या क्या कमियां था, पहला। दूसरा क्या था?